Okay. So hello everyone, welcome to 16th lecture of design of RCC, and in today's session I am going to start a very fresh topic, that is design of footing, and this is the last topic of RCC which I am going to complete in today's session. So basically footing क्या होता है? फुटिंग है जो बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है। अगर एक सेंटेंस में कोई पूछे कि फुटिंग क्या होता है, सो इट इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। इट इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या होता है? इट इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। इसका पर्पस क्या है? क्यों फुटिंग आप प्रोवाइड करते हैं? क्यों फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो द मेन पर्पस ऑफ द फुटिंग इज टू ट्रांसमिट द लोड। हमें क्या करना है? ट्रांसमिट द लोड का ट्रांसमिशन करना है। Transmit the loads and moments from the superstructure to the soil, so that the pressure on the soil does not exceed the bearing capacity of the soil। कहता है कि इस तरह से लोड को ट्रांसफर करेगा। फुटिंग है जो लोड को इस तरह से ट्रांसफर करता है ताकि जो बेयरिंग कैपेसिटी है, जो सॉइल है, सॉइल का जो बेयरिंग कैपेसिटी है, जो भी लोड हम लगाएंगे फुटिंग पे उसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, जो भी प्रेशर है, जो प्रेशर जो भी एग्जर्ट होगा बॉटम पे, उसका वैल्यू है जो बेयरिंग कैपेसिटी और सॉइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेयरिंग कैपेसिटी और सॉइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। सो द मेन पर्पस ऑफ द फुटिंग इज टू ट्रांसमिट द लोड्स एंड मोमेंट्स फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल, सो दैट द प्रेशर ऑन द सॉइल does not exceeds the bearing capacity of the soil। bearing capacity of the soil। so आपको पता है कि बेसिकली टू टाइप का है जो स्ट्रक्चर होता है। एक को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर और एक को बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। एक को क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर। सो ग्राउंड लेवल का जो नीचे होता है, जो ग्राउंड लेवल का नीचे होता है उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो ग्राउंड लेवल का ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? मेनली इसमें सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है जो भी लोड आ रहा है स्ट्रक्चर का, वो फाइनली कहाँ पे ट्रांसफर होगा? सॉइल पे ट्रांसफर होगा। कहाँ पे होगा? सॉइल पे ट्रांसफर होगा। सो द फुटिंग आल्सो इंश्योर सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेसिव सेटलमेंट, टिल्टिंग इन वन डायरेक्शन, ओवरटर्निंग एंड अपलिफ्ट प्रेशर। फुटिंग और क्या सेफ्टी इंश्योर करता है? फुटिंग सेफ्टी इंश्योर करता है एक्सेसिव सेटलमेंट का, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेसिव सेटलमेंट, टिल्टिंग इन वन डायरेक्शन, ओवरटर्निंग एंड अपलिफ्ट प्रेशर। सो एक्सेसिव सेटलमेंट को क्या करेगा? वो रोकेगा, है ना। एक्सेसिव सेटलमेंट को क्या करेगा? रोकेगा। डायरेक्ट यदि कॉलम हम प्रोवाइड कर दें सॉइल पे तो क्या होगा? सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉलम है जो फुटिंग पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी लोड ऊपर से आ रहा है एक वाइडर एरिया पे क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए। एक वाइडर एरिया पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा? प्रेशर का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है? लोड अपॉन एरिया होता है ना। तो एरिया यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। So the footing also ensures safety with respect to excessive settlement, tilting in one direction and overturning and uplift pressure। And last one is, देखिए हम लोग जो भी फुटिंग डिजाइन करेंगे, यानी जो भी फाउंडेशन डिजाइन करते हैं, वो कौन सा डिजाइन करते हैं? सैलो फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। कौन सा करते हैं? सैलो फाउंडेशन डिजाइन करते हैं। सो हेयर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सैलो फाउंडेशन। हम लोग किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम लोग सैलो फाउंडेशन की बात करते हैं। सैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं? डेप्थ बाई विड्थ का रेशियो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपका फुटिंग है, ये है जो फुटिंग है ना, ये क्या है? फुटिंग है, और यहाँ पे क्या है? ग्राउंड लेवल है। ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये हो गया डेप्थ और ये हो गया विड्थ, है ना। सो डेप्थ बाई विड्थ यानी डी बाई बी का जो रेशियो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे? सैलो फाउंडेशन में। तब हम लोग क्या बोलेंगे? सैलो फाउंडेशन बोलेंगे। सो हम लोग बेसिकली जो भी फुटिंग डिजाइन करेंगे वो क्या होगा?
सैलो फाउंडेशन होगा, है ना, वो क्या होगा, सैलो फाउंडेशन होगा। ठीक है, डीप फाउंडेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो किस में पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग की बात करते हैं। सो आइसोलेटेड फुटिंग क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग में क्या क्या हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है ना। आइसोलेटेड फुटिंग में भी क्या क्या हो सकता है, उसका शेप कैसा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है ना। जैसे देखिए इस फिगर में देखिए ध्यान से, ए क्या है, ए आपका क्या है, ए है जो स्क्वायर फुटिंग है, ए है जो स्क्वायर फुटिंग है ना, स्क्वायर फुटिंग है। ठीक है, अब देखिए जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसको फर्दर है जो आप डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ए वाला पोर्शन क्या है, ये पूरी तरह से फ्लैट है, ये क्या है, पूरी तरह से फ्लैट है, तो इसको नाम दे देंगे फ्लैट फुटिंग। क्या नाम दे देंगे, फ्लैट फुटिंग नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे क्या, फ्लैट फुटिंग, है ना। ए वाला देखिए, ए क्या है, देखिए इसमें क्या है, स्टेप्ड है, स्टेप बना हुआ है, स्टेप बना, ये सब क्या, ए वाला पार्ट क्या है, ए स्टेप है, ये क्या है, स्टेप है, नहीं ये क्या है आपका, स्टेप है, इसीलिए इसका नाम दिया गया, इसका नाम दे दिया गया स्टेप फुटिंग। क्या नाम दिया इस फुटिंग को, स्टेप्ड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग, इसका नाम दिया गया स्टेप फुटिंग, है ना। और आइसोलेटेड फुटिंग को तीसरा जो टाइप है वो है आपका स्लोप्ड फुटिंग। तीसरा टाइप क्या है आपका, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्लोप है, यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लोप फुटिंग भी बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लोप फुटिंग भी बोलते हैं। तो आइसोलेटेड फुटिंग का अगर शेप की बेसिस पे बात करते हैं तो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है और सर्कुलर होता है ना। लेकिन फर्दर आइसोलेटेड फुटिंग को डिवाइड किया गया है फ्लैट फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग एंड स्लोप फुटिंग। फ्लैट फुटिंग में क्या होगा, ए वाला पोर्शन जो होगा क्या होगा, फ्लैट होगा। स्टेप्ड में क्या होगा, इस तरह से स्टेप्ड बना होगा, सीढ़ी नुमा होगा, है ना। और स्लोप फुटिंग में क्या होगा, आपका ये जो पोर्शन होगा क्या होगा, स्लोप के साथ होगा, ये जो पोर्शन होगा क्या होगा, स्लोप रहेगा, है ना। अगर 3 डायमेंशनल में देखना चाहें, 3 डायमेंशनल में अगर 3D पिक में आप देखना चाहते हैं तो 3D में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल फुटिंग है या फिर फ्लैट फुटिंग है, इसका नाम क्या है, सिंपल फुटिंग बोले या फिर फ्लैट फुटिंग बोले, क्या बोले इसको, फ्लैट फुटिंग भी बोल सकते हैं, है ना। ये पार्ट क्या है, स्लोप फुटिंग है, ये वाला पार्ट क्या देखिए स्लोप है यहाँ पे, इसीलिए इसको स्लोप फुटिंग बोल दिए। और लास्ट वाला क्या है देखिए, डिफरेंट टाइप का क्या है, स्टेप बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, स्टेप फुटिंग बोल दिए। तो 3D में आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कंबाइंड फुटिंग, नेक्स्ट वन इज कंबाइंड फुटिंग, है ना। नेक्स्ट वन इज कंबाइंड फुटिंग। सो देखिए कंबाइंड फुटिंग में क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है, ओवल मतलब इलिप्टिकल भी हो सकता है, और ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, और ट्रेपेजॉइडल हो सकता है। ठीक है, अगर लोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग की जगह पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना। आइसोलेटेड फुटिंग की जगह पे क्या प्रोवाइड करेंगे, कंबाइंड फुटिंग है जो प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 फुटिंग को क्या किया गया, कंबाइंड किया गया, इस 2 फुटिंग को क्या किया गया, यहाँ पे कंबाइंड किया गया, है ना। ये आपका प्लान व्यू है और ये आपका सेक्शनल व्यू है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग है ना, ये क्या है, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग है। अच्छा देखिए कंबाइंड फुटिंग ट्रेपेजॉइडल कब प्रीफर करेंगे, ट्रेपेजॉइडल है जो कब प्रीफर करेंगे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे है जो बिल्डिंग लाइन है, ये क्या है आपका, बिल्डिंग लाइन है। बिल्डिंग लाइन समझते हैं, मतलब इसके बाद आप अपना प्रॉपर्टी आपका नहीं बढ़ा, अपने प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ा सकते, है ना। मतलब लैंड आपका यहीं पे है जो खत्म हो जा रहा है, इसके बाद आपका लैंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इधर तो जा नहीं सकते, आप इधर मूवमेंट कर नहीं सकते, है ना, इधर आप मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका लैंड यहीं तक है ना, आपका लैंड यहीं तक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फुटिंग को हम यहाँ तक आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन इधर तो ले सकते, इस डायरेक्शन में तो ले जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में हम इसको ले जा सकते हैं। तो क्या किया, यहाँ पे बीथ है जो चौड़ा कर दिए, जैसे यहाँ पे बीथ है जो क्या हो गया, ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए, यहाँ की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा बीथ प्रोवाइड कर दिए, तो इस शेप कैसा बन गया, ट्रेपेजॉइड बन गया। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, ये क्या है आपका बिल्डिंग लाइन है, ये क्या है, बिल्डिंग लाइन है ना। बिल्डिंग लाइन इन द सेंस ऑफ इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट लग गया, इसके बाद आप नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना होगा, कंस्ट्रक्शन को इस डायरेक्शन में आपको क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना।
तो क्या करेंगे यहाँ पे बीथ है जो फुटिंग का क्या कर देंगे, ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे, है ना। क्योंकि इस डायरेक्शन में तो जा ही सकते हैं ना, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया कंबाइंड फुटिंग का टाइप, एक इसका टाइप हो गया, कंबाइंड फुटिंग का टाइप हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस फुटिंग, और इसी को बोलते हैं वॉल फुटिंग, और इसी को बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या, एक टाइप का स्ट्रिप है। सबसे पहले कंटिन्यूअस फुटिंग देखिए, इसमें क्या होगा, ये नंबर ऑफ कॉलम है जो इस पे कंस्ट्रक्टेड होगा, नंबर ऑफ कॉलम है जो कंस्ट्रक्टेड होगा। जैसे देखिए कॉलम नंबर 1 2 3 है ना, ये तीनों है जो इस पे बना हुआ है, ये तीनों इस पे बना हुआ। ये देख सकते हैं आप इसका प्लान व्यू, ये क्या है इसका प्लान व्यू है, ये इसका क्या है प्लान व्यू है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, ये सब क्या एक तरह से बीम की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो पार्ट है बीम की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया, ये क्या है एक तरह से बीम की तरह है जो बिहेव कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, वॉल है, ये क्या है वॉल है, इसीलिए इसको वॉल फुटिंग भी बोलते हैं, है ना। और इसको स्ट्रिप फुटिंग भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिप फुटिंग भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक क्या है, एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो पार्ट है एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसको स्ट्रिप फुटिंग भी बोल सकते हैं और वॉल फुटिंग भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका कंटिन्यूअस फुटिंग और वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज स्ट्रैप फुटिंग, एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 और 2 टाइम्स है जो क्वेश्चन है यहाँ से आया है आपका एसएससी जेईई में, है ना। वो क्या बोलता है, वो बोलेगा कि दो आइसोलेटेड फुटिंग को यदि एक बीम से हम अटैच कर देते हैं तो उस फुटिंग को क्या बोलेंगे, है ना। फिर से सुनिए, दो आइसोलेटेड फुटिंग को यदि हम बीम से अटैच कर देते हैं तो उस फुटिंग को क्या बोलेंगे, उस फुटिंग को बोलेंगे स्ट्रैप फुटिंग, उस फुटिंग को क्या बोलेंगे, स्ट्रैप फुटिंग। जैसे देखिए ये भी एक आइसोलेटेड फुटिंग है, ये भी एक आइसोलेटेड फुटिंग है, इन दोनों को स्ट्रैप बीम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इन दोनों को स्ट्रैप बीम के हेल्प से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि दो आइसोलेटेड फुटिंग को एक बीम से जोड़ते हैं तो उस फुटिंग का नाम क्या है, उस फुटिंग का नाम है स्ट्रैप फुटिंग, उस फुटिंग का क्या नाम है, स्ट्रैप फुटिंग। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट है आपका मैट और राफ्ट फाउंडेशन, मैट और राफ्ट फाउंडेशन, है ना। सो इसको कब प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइडेड व्हेन सॉइल हैज वेरी लो बेरिंग कैपेसिटी। सबसे पहली बात कि सॉइल का क्या होगा, बेरिंग कैपेसिटी काफी लो होगा, सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी क्या होगा, काफी लो होगा, है ना। सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी क्या होगा, काफी लो होगा, मतलब पुअर सॉइल होगा। कैसा सॉइल होगा, सॉइल जो होगा काफी पुअर होगा, ठीक है। एंड एरिया ऑफ कंबाइंड ऑब्लिक आइसोलेटेड फुटिंग इज मोर देन 50% ऑफ द बिल्डिंग प्लान, है ना, बिल्डिंग प्लान। कंबाइंड फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग यदि आप दे रहे हैं और वो जितना एरिया कवर कर रहा है वो एरिया यदि बिल्डिंग प्लान के एरिया से 50% से ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, उस केस में मैट फाउंडेशन है जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कई एक जगह है जो 50% भी लिखता है, कभी कभी 40% भी लिखता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड थिंग, इट प्रोवाइडेड टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा होता है। अब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशियल सेटलमेंट कैसे पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि आपके पास लैंड है, आपके पास क्या है, एक प्लॉट है, ये क्या है, प्लॉट है, इस पोर्शन में क्या है, सैंडी सॉइल है, इस पोर्शन में क्या है आपका, सैंडी सॉइल है ना, यहाँ के पास आपका सैंडी सॉइल है, इधर आपका रॉक है, इस एरिया में सपोज कीजिए रॉक है, क्या है, रॉक है, इधर आपका क्ले है, इधर आपका क्ले है ना। और इसके ऊपर यदि आप मकान बनाते हैं और है जो आप क्या देते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग देते हैं, और क्या देते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग देते हैं। सपोज कीजिए आप आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करें तो क्या होगा बताइए, रॉक पे जो भी फुटिंग होगा उसका तो सेटलमेंट नहीं होगा, है ना, जो भी फुटिंग रॉक पे होगा उसका तो सेटलमेंट नहीं होगा, लेकिन जो फुटिंग क्ले और सैंड पे होगा उसका क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रहा और यहाँ पे क्या हो रहा है ना। क्ले और सैंड में भी यदि कंपेरिजन किया जाए तो ये दोनों में क्या होगा, सेटलमेंट सेम नहीं होगा, ये दोनों में क्या होगा, सेटलमेंट सेम नहीं होगा, अलग अलग सेटलमेंट होगा। इसीलिए हम इस केस में क्या करेंगे, राफ्ट फाउंडेशन देंगे या मैट फाउंडेशन देंगे, आइसोलेटेड फाउंडेशन नहीं देंगे, आइसोलेटेड फुटिंग नहीं देंगे, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। यदि आप आइसोलेटेड फुटिंग बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा, है ना। सपोज कीजिए कि इसमें 10 mm सेटलमेंट हुआ, है ना, इसमें 40 mm हो गया, है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 mm हो गया,
है ना, यहाँ पे 50 mm हो गया, तो क्या हो गया, सबका सेटलमेंट अलग अलग हो गया, सबका सेटलमेंट अलग अलग हो गया, तो क्या होगा, बिल्डिंग रहेगा कभी, कभी नहीं रहेगा, है ना। सो किस टाइप, कब हम यूज करेंगे मैट फाउंडेशन, रफ फाउंडेशन का, जब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट रहेगा सेम प्लॉट एरिया में। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल यदि प्रेजेंट होगा सेम प्लॉट एरिया में, तो हम कौन सा फाउंडेशन यूज करेंगे, मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन यूज करेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपका सॉल्यूशन बताया कि क्यों यूज करेंगे, है ना। अब देखिए होता कैसा है, इसके लिए क्या करते हैं, एक मैट बनाते हैं। मैट कुछ नहीं है, आरसीसी है, एक तरह से क्या है, आरसीसी है। ठीक है, एक तरह से आपका क्या है, आरसीसी भी हो सकता है या पीसीसी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक मैट है। मैट में क्या होता है, चटाई होता है। तो ये पोर्शन को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या है, एक स्क्वायर है जो मैट का फॉर्मेशन कर रहा है, मैट या राफ्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, मैट या राफ्ट का ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, राफ्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो क्या होगा, पूरा एरिया को कंक्रीटिंग कर दिए, पूरा एरिया को क्या कर दिए, कंक्रीटिंग कर दिए, है ना। पूरा एरिया को क्या कर दिए, कंक्रीटिंग कर दिए। कंक्रीटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है जो हम कॉलम है जो यहाँ, जैसे यहाँ पे कॉलम दे दिए, यहाँ पे कॉलम दे दिए, यहाँ पे कॉलम दे दिए, यहाँ पे कॉलम दिए, ये सब क्या है, आपका कॉलम है। ये सब आपका कॉलम है जो किस पे लाई कर रहा है, एक राफ्ट पे लाई कर रहा है या मैट पे लाई कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन। अब देखिए अब होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। अब जब इस पे लोड अप्लाई करेंगे, इस पे इधर वाल भी हो सकता है, जब इस पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ए है जो पूरा एरिया में स्प्रेड हो जाएगा, पूरा एरिया में स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, रिजिड है। ये वाला पोर्शन क्या है, आपका रिजिड है। ये पोर्शन आपका क्या है, रिजिड बना हुआ है ना। तो क्या होगा, ये पूरा एरिया में स्प्रेड हो जाएगा और प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, काफी रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी काफी रिड्यूस हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट होने से हम बच जाएंगे, डिफरेंशियल सेटलमेंट होने से क्या हो जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, सो इट प्रोवाइड टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट, इट प्रोवाइडेड टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट। वहां पे प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमें डिफरेंशियल सेटलमेंट को क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो ये मैट और राफ्ट फाउंडेशन के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब क्या है, अब यहाँ से एक एक लाइन आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, IS कोड रिकमेंडेशन फॉर डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। IS 456 का क्या रिकमेंडेशन है, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला कहता है द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 50 mm फ्रॉम द टॉप। इसका मीनिंग क्या हुआ, 50 mm फ्रॉम द टॉप, 50 mm फ्रॉम द टॉप। ठीक है, सो देखिए 50 mm फ्रॉम द टॉप का मतलब है कि सपोज कीजिए कि ये फुटिंग है, ये फुटिंग है और यहाँ पे आपका सॉइल है, यहाँ पे आपका सॉइल है ना, यहाँ पे क्या है, आपका सॉइल है, ग्राउंड लेवल है। तो ये बोलता है कि जो आपका मिनिमम डेप्थ होगा, फाउंडेशन होगा, मतलब मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा जो टॉप से, मतलब टॉप से कितना दूरी पे स्टार्ट होगा, ये टॉप से ए वाला जो डिस्टेंस होगा मिनिमम आपको 50 mm तो रखना ही रखना है, 50 mm आपको रखना ही रखना है। क्यों, क्योंकि टॉप सॉइल होता है जो क्या होता है, उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको डिके कर सकता है, इसके फुटिंग को क्या कर सकता है, डिके कर सकता है। इसीलिए 50 mm एटलीस्ट 50 mm है जो हम लोग नीचे प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम लोग एटलीस्ट 50 mm क्या प्रोवाइड करेंगे, नीचे फुटिंग को प्रोवाइड करेंगे, है ना, सॉइल से नीचे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए कहता है द थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग, दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थिकनेस at the edge of the footing shall not be less than 150 mm, shall not be less than 150 mm, 150 mm से कम नहीं हो सकता, है ना। the thickness at the edge of the footing, a number of times ये भी क्वेश्चन पूछा है ना। so the thickness at the edge of the footing, इस फुटिंग में अगर देखें तो ये हमारा एज है, ये क्या है, एज है, ये क्या है, एज ऑफ द फुटिंग है ना, एज ऑफ द फुटिंग है। तो यहाँ पर जो आपको थिकनेस होगा, मिनिमम थिकनेस जो होगा, ए पार्ट, ए वाला जो आपका थिकनेस होगा, ए शुड नॉट बी लेस देन 150 mm होगा। 150 mm से कम तो हो ही नहीं सकता, 150 mm से कम तो हो ही नहीं सकता, है ना। थिकनेस ऑफ द फुटिंग 150 mm से कम तो हो ही नहीं सकता, है ना, एज पे। ठीक है, नेक्स्ट टू इवेलुएट डेप्थ ऑफ द फुटिंग रैंकिन्स फार्मूला इज यूज्ड। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, रैंकिन्स फार्मूला यूज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये नंबर ऑफ टाइम्स है जो आपका फार्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्या होता है फार्मूला,
फार्मूला जो होता है आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग का, जो डेप्थ ऑफ फुटिंग का फार्मूला होता है डीएफ इजकल टू ये होता है पी बाई गामा या क्यू बाई गामा, है ना, पी बाई गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। डी ए बराबर पी बाई गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला होता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख दिया हूँ, है ना। देखिए कभी डीएफ क्या होता है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गया इन मीटर, पी क्या हो गया, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन किलोमीटर मीटर स्क्वायर, है ना। इसको कभी कभी क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी इसको क्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। गामा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉइल होगा या यूनिट वेट ऑफ सॉइल होगा, किस यूनिट में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। और फाइव क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, है ना। एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला है जो 4 ऑप्शन बना के आपको पूछ लेगा, ठीक है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वार्टर प्रोविजन क्या है आपका, नेक्स्ट है मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड फॉर फुटिंग इज 150 mm। कितना प्रोवाइड करते हैं छोटे लोग, 150 mm। कितना प्रोवाइड करेंगे, सॉरी 50 mm, है ना। क्लियर कवर आपको पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ये मैं पहले भी बताया हूँ। कॉलम के लिए 40 होता है और फुटिंग के लिए 50 होता है ना। सो मिनिमम क्लियर कवर कितना होगा, 50 mm होगा। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, 0.2%। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सब क्या है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होगा, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ HYSD, है ना, एंड 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ माइल्ड स्टील, है ना। यदि आप HYSD प्रोवाइड करें तो सोचिए HYSD क्या होता है, हायर ग्रेड होता है, HYSD हायर ग्रेड होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से, किसमें 0.12% था और किसमें 0.15% था। तो मैं सही से आप सुन लीजिए, 1 मिनट, कभी पूरे जिंदगी में कभी नहीं बुलाएंगे, है ना। देखिए 0.12 कब लेंगे, HYSD के केस में लेते हैं। HYSD के केस में कम क्यों लेते हैं, क्योंकि HYSD क्या होता है, हायर ग्रेड होता है ना। HYSD हायर ग्रेड होता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होता है। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो आप क्या करें, परसेंटेज ऑफ स्टील ही कम कर दें, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या कर दें, कम कर दें, है ना। सेकंड केस देखिए, यदि माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील का क्या होता है, HYSD की तुलना में स्ट्रेंथ कम होता है ना। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज बढ़ा देंगे, परसेंटेज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे 40 में, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, किस केस में, जब HYSD आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जब रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है रहा है, HYSD है ना। यदि माइल्ड स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना लेंगे, 0.15% प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे याद रखना ये भी मैं बता दिया। अब देखिए डिजाइन से इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिजाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फुटिंग को डिजाइन करने के पहले उसका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो हमें फाइंड करना होगा, है ना। क्रिटिकल सेक्शन किसको बोलते हैं, वीकर सेक्शन, जहां से सबसे ज्यादा फेल होने की चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबल केस है ना। मतलब जहां से सबसे ज्यादा फुटिंग को फेल होने का चांसेस है उसे वो क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन बोलेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन है जो डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। मोमेंट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, 1 वे शियर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, 2 वे शियर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, और इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा डेप्थ होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट, सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट। तो मोमेंट के केस में क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, यहाँ से आपको काफी ध्यान से सुनना है ना, यहाँ से आपको काफी पेशेंटली है जो ध्यान से सुनना है। सो द क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट will be taken at the face of the column. This one is very very important. Underline the sentence, face of the column. कहाँ से पास करता है, face of the column से पास करता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कॉलम पे हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड करेंगे तो फेल होने का जो चांसेस है वो कहाँ से फेल होगा, फेस ऑफ द कॉलम से फेल होगा। जैसे ए आपका क्या है, फेस ऑफ द कॉलम, ये क्या है, यही है फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द फेस ऑफ द कॉलम। तो देखिए फेस ऑफ द कॉलम तो क्या हो गया, यही हो गया, यहाँ से
पास करेगा, ये आपका फेस ऑफ द कॉलम ए क्या हो गया आपका फेस ऑफ द कॉलम है। तो ये जो पार्ट है यही क्या हो गया, इस केस में बेंडिंग मोमेंट के केस में क्रिटिकल सेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन सी एस फॉर व्हाट, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के केस में जो क्रिटिकल सेक्शन पास होता है वो कहाँ से पास होता है, फेस ऑफ द कॉलम से पास होता है, फेस ऑफ द कॉलम से पास होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है जो आप निकाल सकते हैं, वो कैसे देखिए। सपोज कीजिए कि ये आपका बी है ना, ये क्या है, बी है। लेट अस यूज द डिफरेंट कलर या दिस वन। ये आपका हमें मान के चल रहे हैं क्या, स्क्वायर कॉलम, स्क्वायर फुटिंग कैसा है, स्क्वायर है ना, मतलब बी इंटू बी का है। ये भी पार्ट क्या है आपका बी है। ठीक है, और जो कॉलम का साइज है वो क्या है, कॉलम का साइज है स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी, है ना। कहने का मतलब है कि ए भी बी होगा और ए भी बी होगा। पूरा ध्यान से सुनना है, पूरा ध्यान से सुनना है। ठीक है, यही वाला पार्ट क्या होगा, ए वाला पार्ट क्या होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये शेडेड पोर्शन है। यहां पर आपको सॉइल है जो क्या लगा रहा होगा, लोड लगा रहा होगा, यहाँ पे लोड लगा रहा होगा, जिसको डब्ल्यू यू से डिनोट करेंगे या पी यू से डिनोट करेंगे, है ना। इसको आप पी यू फैक्टर प्रेशर बोलते हैं, पी यू बोल दें, या किसी किसी बुक में डब्ल्यू यू भी लिखते हैं, डब्ल्यू यू भी लिखते हैं, नीचे से लग रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकालना चाहें तो यहां पर देखिए, ये जो कॉलम है, ये पार्ट है क्या हो गया, ओवरहैंग हो गया। ये वाला पार्ट क्या है आपका, ओवरहैंग है ना, मतलब एक कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है एक कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहा है, कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अलग अब बना रहा हूँ, एकदम ध्यान से इसको समझना है। इस पोर्शन जो मैं शेडेड हैच किया हूँ उसको मैं अलग से बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, है ना, एक बीम की तरह, इस तरह से एक बीम की तरह इसको मैं बना रहा हूँ, ए वाला। और यहीं पे आपका क्या है, ये जो लोड है वो लगेगा, है ना, लोड है जो लगेगा। ठीक है, नीचे से लोड लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा, कितना, पी यू पर यूनिट या डब्ल्यू यू पर यूनिट, है ना, पी यू पर यूनिट या डब्ल्यू पर यूनिट, है ना, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो देखिए, अब यदि हम मोमेंट निकालना चाहें तो क्या होगा, मोमेंट यदि निकालना चाहें इस पे एम यू, इसका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स है, क्या है, एक्स है। वो एक्स क्या होगा, जो देखिए ध्यान से बताता हूँ, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ये क्या होगा, एक्स होगा। अगर यहाँ पे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ए वाला पार्ट क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो मोमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू यू इंटू एक्स बाई 2, है ना, कैंटिलीवर में यही होता है। तो क्या हो जाएगा, एम यू बराबर डब्ल्यू यू इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2, है ना।
एक्स स्क्वायर बटा 2। अब एक्स का वैल्यू यदि निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। यदि एक्स का वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो देखिए एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स है जो किस तरह से निकालेंगे। एक्स क्या हो जाएगा बताइए, बी में से ए वाला पार्ट क्या है आपका, ए वाला पार्ट कितना है, ए भी बी है, ए क्या है स्मॉल बी है ना, ए भी क्या है स्मॉल बी है ना। और इधर भी क्या होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा है ना। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। सो यहाँ से अगर देखें तो एक्स प्लस बी प्लस एक्स ये किसके बराबर है, कैपिटल बी के बराबर है। ध्यान से देखिए ए वाला ये पार्ट तो एक्स है, अरे ये भी पार्ट तो एक्स ही है, ये भी पार्ट तो क्या होगा एक्स होगा। तो एक्स प्लस बी प्लस एक्स किसके बराबर होगा, कैपिटल बी के बराबर होगा। दिस इम्प्लाई 2x प्लस स्मॉल बी स्केल को कैपिटल बी। दिस इम्प्लाई 2x इक्वल टू बी माइनस स्मॉल बी। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी बाई 2। अब क्या करें, पुट कर दें। इसीलिए एम यू बराबर क्या है छोटू लोग, क्योंकि देखिए इस तरह से आप याद रखेंगे तब सिंपल है ना, अदरवाइज मुश्किल है इसको। एम यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आया था। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कभी पीयू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग है ना। कभी कभी पीयू भी लिखता है किसी बुक में, कभी कभी डब्ल्यू यू भी लिख सकता है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो डब्ल्यू यू बाई 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है छोटे लोग, एक्स का वैल्यू है कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू यू बाई यहाँ से 2 जब बाहर आएगा तो कितना है 4 बनेगा, 4 इंटू 2 8 बनेगा। तो डब्ल्यू यू बटा 8 इंटू अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, ये नीचे से प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है प्रेशर लग रहा है। हम चाहते हैं इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, एरिया से गुना करना पड़ेगा। तो ए वाला पार्ट का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बताइए, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा बी इंटू एक्स है ना। और कितना पार्ट कितना डिस्टेंस पे ये रिजल्टेंट इसका लाई करेगा है ना। आपको पता है ना, इस तरह से अगर कैंटिलीवर बीम होता है तो इसका जो लोड होता है कहाँ पे लाई करता है, मिड पे लाई करता है ना। अगर रिजल्टेंट इसका देखें तो कहाँ पे लाई करता है, मिड पे लाई करता है। तो उसी तरह से इसको भी समझेंगे है ना, ये कहाँ पे लाई करेगा, इसके डिफरेंट कलर यूज करता हूँ अब समझ में आएगा। ये लाई करेगा कहाँ पे, मिडिल पे लाई करेगा है ना, ये कहीं है जो मिडिल पे लाई करेगा, मतलब एक्स बाई 2 पे लाई करेगा, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या होगा, बी इंटू एक्स होगा, टोटल एरिया बी इंटू एक्स होगा है ना, बी इंटू एक्स होगा। सो ये तो पार्ट हम लोग निकाले ही हैं, इसी में क्या करेंगे बी से गुना कर देंगे, बी से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। क्यों गुना किए, क्योंकि ये क्या है प्रेशर है ना, ये क्या है प्रेशर है। टोटल अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एरिया से गुना करना पड़ेगा। टोटल फोर्स यदि निकालना चाहते हैं तो हमें एरिया से गुना करना पड़ेगा। और वो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, मिडिल में एक्ट करेगा, कितना दूरी पे, एक्स बाई 2 पे, एक्स बाई 2 पे, ठीक है, कितने पे एक्ट करेगा, एक्स बाई 2 पे। तो इस केस में यहाँ भी क्या होगा, बी से गुना हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी से गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल बी से गुना होगा, और लास्ट में भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल बी से गुना करना पड़ेगा। सो फाइनली सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, एम यू बराबर, फाइनली जो सोल्व करने के बाद आ रहा है एम यू बराबर, वो आ रहा है डब्ल्यू यू बटा 8 इंटू बी माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर, स्मॉल बी का होल स्क्वायर,
ये आपका क्या आ गया, mu आ गया। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे निकालें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, पहले फोर्स का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स का वैल्यू निकालना है ना, फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार यदि समझ गए तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यदि फोर्स यदि हम निकालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा टोटल, बताइए। फोर्स यदि हम निकालें तो आपका क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना। प्रेशर कितना है, WU है, इंटू एरिया, कौन सा एरिया, एज हैच्ड एरिया, कौन सा एरिया, हैच्ड एरिया है ना, x इंटू बी, ठीक है, x इंटू बी। बट ये एक्ट कहाँ पे करेगा, एक्ट एट x/2, कहाँ पे एक्ट करेगा, x/2 पे, है ना। तो अगर मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल हमारा फोर्स कितना है, WU इंटू एक्स इंटू बी, WU इंटू एक्स इंटू बी, कितना दूरी पे लग रहा है, x/2 पे, कितना दूरी पे लग रहा है, x/2 पे। तो क्या हो गया मोमेंट, WU इंटू x²/2 इंटू बी, x²/2 इंटू बी, है ना। तो इस तरह से फाइनल हमारा mu बराबर आ गया W/8 इंटू बी माइनस बी का होल स्क्वायर। WL²/8 आप याद रखते होंगे, है ना, याद रखते हैं ना। तो ये फाइनली कितना आ गया, WU/8 इंटू बी माइनस बी का होल स्क्वायर। किस केस में आया, मोमेंट के केस में, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ लाई करता है, फेस ऑफ द कॉलम पे लाई करता है, फेस ऑफ द कॉलम पे है जो लाई करता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि आपका सर्कुलर कॉलम है। यदि सर्कुलर कॉलम का केस है तब क्या होगा, स्पेशल केस की बात करते हैं। सपोज कीजिए सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम रहेगा, है ना। अगर सर्कुलर कॉलम होगा, इसका प्लान यदि बनाएं, कुछ ऐसा प्लान बनेगा, है ना, कुछ ऐसा आपका प्लान बनेगा। यदि कॉलम सर्कुलर होगा तो सर्कुलर में तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो इस केस में फेस कैसे लेंगे, इस केस में फेस कैसे लेंगे, है ना। तो इस केस में देखिए क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, इंस्क्राइब्ड स्क्वायर बनाएंगे, है ना, इंस्क्राइब्ड, जो इसके सर्कमफेरेंस के अंदर से पास होता हो। तो स्क्वायर बनाइए इस तरह से, इस तरह से अंदर अंदर क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, अंदर अंदर स्क्वायर बनाएंगे। अब है जो क्या करेंगे, अब जो है आपका इसके जो फेस से पास करेगा, जो इसके फेस से पास करेगा, स्क्वायर के फेस से जो पास करेगा, वही आपका क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, वही क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा। ये किसके लिए हो गया, सर्कुलर कॉलम के लिए हो गया, है ना, ये सर्कुलर कॉलम के लिए हो गया, सर्कुलर कॉलम के लिए होगा, ठीक है। एक केस और देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। सपोज कीजिए, नेक्स्ट केस सपोज कीजिए कि वॉल है, क्या है वो, वॉल है, ठीक है, वॉल है और उसका थिकनेस क्या है, टी है। दूसरा केस जो हम डील कर रहे हैं वो कौन सा है, वॉल ऑफ थिकनेस टी, वॉल ऑफ थिकनेस टी, है ना, इसका थिकनेस क्या है, टी है। तो सपोज कीजिए कि ए आपका वॉल है, इसका थिकनेस क्या है, टी है, इसका थिकनेस क्या है, टी है, ठीक। तो इस केस में जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा, जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो T/4 डिस्टेंस पे लाई करेगा। ये टोटल थिकनेस टी हो गया, है ना। तो T/4 इधर से भी और T/4 इधर से भी, T/4 इधर से भी, है ना।
तो ए जो आपका डिस्टेंस है, ए वाला, ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, t/4 है, t/4 है ना। सो t/4 फ्रॉम द फेस ऑफ द मेसनरी बार है ना। क्रिटिकल सेक्शन कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ t/4 from the face of the ball, और ये पूछा भी है एक दो बार, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। t/4 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द बॉल, ये आपका फेस हो गया, ये क्या है, यही आपका फेस है ना, ये क्या है, फेस ऑफ द बॉल है, ठीक है। तो t/4 डिस्टेंस पे लाई करेगा वॉल के केस में, है ना। और सर्कुलर के केस में क्या होगा, हम एक स्क्वायर बनाएंगे जो सर्किल के अंदर है, जो लाई करेगा, वहां से जो क्रॉस करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। अगर शियर की बात करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, तो शियर आपका दो टाइप का होगा इसमें, वन वे शियर और टू वे शियर, है ना। अब देखते हैं वन वे शियर कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो कहता है कि वन वे शियर में क्रिटिकल सेक्शन कहां से लाई करेगा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर विल बी टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस पे लाई करता है, फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस पे लाई करेगा, है ना। तो ये आपका फेस ऑफ द कॉलम हो गया, ये तो फेस ऑफ द कॉलम है, ये क्या है, फेस ऑफ द कॉलम है, ठीक है, फेस ऑफ द कॉलम है। इसको ड्रा कीजिए, जब इसको ड्रा करेंगे इस तरह से जाएगा, यहां से डी डिस्टेंस पे लाई करेगा, यहां से कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, डी डिस्टेंस पे लाई करेगा, ठीक है, डी डिस्टेंस पे लाई करेगा। सो यहां से डी डिस्टेंस क्या होगा, सपोज कीजिए ए आपका डी डिस्टेंस है, यहां से डी डिस्टेंस आपका ये है, ये आपका डी डिस्टेंस है, ठीक है। ये विजिबल नहीं है इसलिए रेड से बनाएंगे इसको, यहां से डी डिस्टेंस, ये आपका डी डिस्टेंस हुआ, ठीक है। यहां से डी डिस्टेंस पे लाई करेगा, फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस, ए पार्ट, है ना। मतलब क्रिटिकल सेक्शन कहां से क्रॉस कर रहा होगा, देखिएगा, ये यहां से कर रहा होगा, यहां से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन हो गया, है ना। सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर विल बी टेकन एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस, तो डी डिस्टेंस तो यही हो गया, है ना। यानी यहां पर है जो प्रेशर आपका लग रहा होगा, इस तरह से प्रेशर लग रहा होगा, कौन, WU या PU, है ना। इस पार्ट पे देखिएगा ध्यान से, इस पार्ट पे लग रहा होगा, ठीक है, इस पार्ट पे लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जब डिस्टेंस D है और ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, ये तो कॉलम का साइज मान लेते हैं B इंटू बी है, और फुटिंग का साइज क्या है, कैपिटल B इंटू कैपिटल B है, ठीक है, कैपिटल B इंटू कैपिटल B है, ठीक है। अब ये पोर्शन क्या है हमारा, X है, ये पोर्शन क्या है आपका, X है, ठीक है। ये पोर्शन क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, है ना। तो X का वैल्यू निकाल सकते हैं, X का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकलेगा, यहां से अगर देखें तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, देखिए ये तो B/2 है, ये वाला पार्ट क्या है, आपका B/2 है। सो B/2 देखिए, B/2 यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ, ध्यान से देखिएगा,
b/2 प्लस d प्लस x, ये किसके बराबर है? ये आपका कैपिटल b/2 के बराबर है। ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन ये कितना है? कैपिटल b/2 है कि नहीं? ये आपका कैपिटल b/2 है ना? ये आपका कैपिटल b/2 है, और यहाँ सेंटर से अगर लेंगे तो ये स्मॉल b/2 होगा। तो यहाँ से अब x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से x का मान यदि निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल b/2 माइनस स्मॉल b/2 माइनस डी, यही आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यही x हो जाएगा। यानी कैपिटल B माइनस स्मॉल b/2 माइनस डी, ये आपका क्या हो गया? x हो गया। ये क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, ये आपका x हो गया है ना। तो शियर फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, शियर फोर्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। शियर फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। शियर फोर्स का वैल्यू है जो निकाल सकते हैं। क्या होगा देखिए, अगर हम शियर फोर्स व्यू निकालना चाहें, अप्लाइड शियर फोर्स है ना, एक क्या है? अप्लाइड शियर फोर्स व्यू। तो क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया होगा। प्रेशर नीचे से कितना आ रहा है? WU आ रहा है, इंटू हैच्ड एरिया, बहुत सिंपल है अगर ध्यान से देखते हैं तो। सो व्यू क्या हो जाएगा? WU इंटू हैच्ड एरिया, है ना, हैच्ड एरिया। मैं फिर से बोल दूं, WU या PU बोथ आर सेम थिंग। सो हैच्ड एरिया क्या हो जाएगा बताइए? हैच्ड एरिया क्या हो जाएगा? हैच्ड एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू एक्स। सो WU इंटू B इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? देखिए एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं। सो WU इंटू B इंटू एक्स, एक्स कितना है? एक्स है आपका कैपिटल B माइनस स्मॉल b/2 माइनस का d, क्या बात है, माइनस का d। ठीक है, ये क्या हो गया? व्यू हो गया, ये आपका व्यू हो गया है ना। तो वन वे शियर फोर्स का भी फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, वन वे शियर फोर्स का भी फॉर्मूला निकल गया। WU इंटू B माइनस B/2 इंटू डी, है ना, इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका अप्लाइड शियर फोर्स हुआ, एक क्या हुआ आपका? अप्लाइड शियर फोर्स हुआ, है ना। यदि हम रेजिस्टिंग शियर फोर्स निकालें, आपको पता है, आप लोग शियर स्ट्रेंथ में पढ़े होंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो होता है, कुछ याद है? जिसको टाउ भी बोलते थे, क्या होता था? ये होता था, मैं याद दिलाता हूँ, व्यू अपॉन BD होता था। बट यहाँ पे B में फुटिंग का विड्थ लिखेंगे और D में फुटिंग का डेप्थ लिखेंगे, ए वाला डेप्थ लिखेंगे, है ना। ठीक है, और ठीक है, तो टाउ भी बराबर व्यू बटा BD हो गया, टाउ भी बराबर व्यू बटा BD हो गया, है ना। सो यहाँ से यदि हम जो व्यू जो भी निकलेगा, टाउ भी जो भी निकलेगा, उस टाउ भी का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन K टाइम्स ऑफ टाउ सी होना चाहिए, लेस देन K टाइम्स ऑफ टाउ सी होना चाहिए, है ना। ये जो टाउ भी का वैल्यू होगा, व्यू निकल गया, B पता होगा, D पता होगा, है ना, तो व्यू अपॉन BD होगा। इस टाउ भी का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन K टाइम्स ऑफ टाउ सी होना चाहिए, है ना। अभी K क्या है ना, हेयर जो K होगा आपका, जो K होगा
के होता है आपका 0.5 प्लस बीटा, 5 प्लस बीटा, 0.5 प्लस बीटा। और बीटा क्या है, बीटा क्या है, बीटा है आपका शॉर्टर डायमेंशन ऑफ कॉलम बटा लॉन्गर डायमेंशन ऑफ कॉलम। शॉर्टर डायमेंशन ऑफ कॉलम है ना, सपोज कीजिए कि L इंटू बी है, कॉलम का डायमेंशन L इंटू बी हो जाएगा, तो उस केस में शॉर्टर डायरेक्शन लेंगे, क्या होगा, बीटा क्या होता है, शॉर्टर डायमेंशन ऑफ कॉलम, शॉर्टर डायमेंशन ऑफ कॉलम बटा लॉन्गर डायमेंशन। सीधा लिख देता हूँ, शॉर्टर डायमेंशन बटा लॉन्गर डायमेंशन, है ना, शॉर्टर डायमेंशन अपॉन लॉन्गर डायमेंशन, किसका, कॉलम का, ये ध्यान रखना, अपॉन लॉन्गर डायमेंशन, लॉन्गर डायमेंशन है ना, किसका, कॉलम का, है ना, स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, लेकिन शॉर्टर डायमेंशन अपॉन लॉन्गर डायमेंशन ऑफ कॉलम होता है क्या, बीटा होता है ना, ये बीटा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, आपका वन वे शेयर का केस हो गया, वन वे शेयर का केस हो गया। आप चाहें तो यहाँ से रेजिस्टिंग शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, क्या, टाउ भी इंटू बी डी, टाउ भी इंटू बी डी क्या दे देगा, रेजिस्टिंग शेयर फोर्स है जो दे देगा, ठीक है। अब देखिए टू वे शेयर की कहानी, टू वे शेयर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है टू वे शेयर में, टू वे शेयर को पंचिंग शेयर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पंचिंग शेयर के नाम से भी बोला जाता है। इस केस में क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर इज टेकन एट ए डिस्टेंस d/2, इस केस में क्या होता है, d/2, ये सब इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, है ना, तो फेस ऑफ द कॉलम तो यही हुआ, तो यहाँ से d/2 ले लीजिए, यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे, d/2, है ना, और ये टू वे शेयर है, ये ध्यान रखिए क्या है, टू वे शेयर है, तो यहाँ से ये फेस ऑफ द कॉलम से ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, d/2 है, कितना डिस्टेंस है इस बार d/2 है, कितना डिस्टेंस है, d/2 है ना, तो इधर से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी d/2 पे होगा, d/2 है ना, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, d/2 होगा, इधर से भी d/2 हो जाएगा, ये टू वे है, यहाँ से भी d/2 होगा, है ना। अब देखिए मैं सारा हैच पोर्शन को अलग कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, है। अब देखिए इस कॉलम का जो डायमेंशन है वो क्या है, इसका डायमेंशन है b इंटू बी, और फुटिंग का कितना है, कैपिटल B इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल B, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका स्मॉल b, ये भी स्मॉल b, ये भी स्मॉल b एंड ये भी स्मॉल b, ये भी स्मॉल b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू वे शेयर में क्या होता है, पंच कर जाता है, मतलब कॉलम है जो फुटिंग को ऐसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि फुटिंग को पंच कर गया, क्या हो जाएगा, पंचिंग मशीन आपने देखा क्या होता है, पंच हो जाता है, मतलब काट के निकल जाता है उसे, है ना। तो ये चारों तरह से क्या हो जाएगा, पंच कर देगा इसको, है ना। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिंग एरिया निकालना है, रेजिस्टिंग एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम देखें, अगर टू वे शेयर फोर्स निकालने, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टू वे शेयर फोर्स निकालते हैं, टू वे शेयर फोर्स यदि निकालें, शेयर फोर्स यदि निकालें तो क्या होगा, आपको यहां से क्या लग रहा होगा, डब्ल्यू लग रहा होगा, डब्ल्यू लग रहा होगा। तो टू वे शेयर फोर्स यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू हैच्ड एरिया, हैच्ड एरिया, है ना, हैच्ड एरिया है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये d/2 है, तो ये भी कितना है,
ये भी तो डी बाई टू है, ये भी डी बाई टू है, मतलब डी बी प्लस डी बाई टू का एक स्क्वायर बन रहा है, बी प्लस डी का एक स्क्वायर बन रहा है, नहीं डी बाई टू इधर भी है और डी बाई टू इधर भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, स्मॉल बी प्लस डी बाई टू, है ना। देखिए टोटल शियर फोर्स यदि निकालना चाहें तो क्या होगा, डब्ल्यू यू, यहाँ ध्यान से देखना है, हैज्ड एरिया क्या होगा छोटे लोग, टोटल बी स्क्वायर माइनस ए फुटिंग का एरिया हो गया, उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको ए वाला पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, ए वाला पोर्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ए वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, बी प्लस डी, तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस डी का होल स्क्वायर, बी प्लस डी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये आपका क्या हो गया, टू वे शियर फोर्स हो गया, टू वे शियर फोर्स हो गया। फिर से मैं रिपीट करूं, टोटल एरिया कितना था, बी इंटू बी था, है ना, उसमें एक ए वाला पार्ट, ए सब तो साइडेड हो गया, मतलब इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे से, है ना, रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया, बी प्लस डी बच गया, बी प्लस डी बच गया, नहीं डी बाई टू इधर से, डी बाई टू इधर से, तो बी प्लस डी इधर से भी हो गया और सेम इधर से भी होगा, ए भी डी बाई टू है, ए भी डी बाई टू है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, है ना, तो बी प्लस डी इंटू बी प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना, मतलब एक स्क्वायर बन रहा है जिसका साइज क्या है, बी प्लस डी है, तो ये हो गया टू वे शियर फोर्स, ये क्या हो गया, टू वे शियर फोर्स, ठीक है, टू वे शियर फोर्स। अब देखिए टू वे शियर फोर्स मान लेते हैं, नाउ लेट सिग्मा पी आपका क्या है, सिग्मा पी है परमिसिबल टू वे शियर स्ट्रेस, परमिसिबल टू वे शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, शियर स्ट्रेस डेवलप फॉर चेकिंग टू वे शियर, है ना, टू वे शियर, ठीक है, तो सिग्मा पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, इसीलिए यदि हम सिग्मा पी का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, टोटल शियर फोर्स अपॉन एरिया, है ना, टोटल शियर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो टोटल शियर फोर्स कितना है, ध्यान से देखिए, टोटल शियर फोर्स कितना होगा, डब्ल्यू यू इंटू बी स्क्वायर माइनस अभी तो निकाले हैं बी प्लस डी का होल स्क्वायर, यही है टोटल शियर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना है, एरिया में कौन सा एरिया लेंगे, एक कॉलम जो है नीचे पंच कर रहा है, कॉलम क्या रहा है, नीचे पंच कर रहा है ना, तो ध्यान से इमेजिन कीजिए, जो पंचिंग एरिया होगा क्या होगा, जो पंचिंग एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा बी प्लस डी इंटू डी, बी प्लस डी इंटू डी, चूंकि पंच तो इसी को करेगा ना, देखिए इसी को पंच करेगा, ए पोर्शन क्या है, डी है आपका, डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या है, डी है, तो बी प्लस डी इंटू डी नीचे पंच करेगा ना, तो टोटल रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा, बी प्लस डी इंटू डी, है ना, बी प्लस डी इंटू डी, ठीक है, बी प्लस डी इंटू डी, सो बी प्लस डी इंटू डी, तो बी प्लस डी इधर से भी आएगा, बी प्लस डी इधर से भी आएगा, चारों तरफ से बी प्लस डी आएगा, चारों तरफ से बी प्लस डी आएगा, तो हम क्या लिखें, पंचिंग एरिया, यहाँ पे लिख देते हैं पंचिंग एरिया, ये कौन सा एरिया है, पंचिंग एरिया, ये वाला जो एरिया है कौन सा एरिया है, पंचिंग एरिया, पंचिंग एरिया, और ये पंचिंग एरिया क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए पैरामीटर, ये चारों तरफ का पैरामीटर इंटू डेप्थ, इसको याद रखते हैं पैरामीटर इंटू डेप्थ, है ना, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यू इंटू
बी स्क्वायर माइनस बी प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर इंटू डेप्थ। पेरीमीटर क्या होता है छोटू? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। साइड क्या है? बी प्लस डी है, यहाँ से यहाँ तक बी प्लस डी है ना, चारों तरफ। सो 4 इंटू साइड, साइड कितना है? बी प्लस डी, ध्यान से, इंटू डेप्थ कितना? डी। ये क्या हो गया आपका? सिग्मा पी हो गया। ये आपका हो गया सिग्मा पी। क्या बात है? ये आपका हो गया सिग्मा पी। ये आपका सिग्मा पी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सिग्मा पी है, सिग्मा पी आई एस कोड कहता है, आई एस कोड बोलता है एज पर IS 456 sigma p should not be greater than 0.25 अंडर रूट FCK। किस केस में? LSM के केस में। एंड दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.16 रूट FCK। किस केस में? WSM के केस में। सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर, है ना। सो ये जो सिग्मा पी का वैल्यू आएगा वो 0.25 अंडर रूट FCK से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस केस में? जब हम LSM से डील कर रहे हैं, जो कि हम डील कर रहे हैं अभी, है ना। और यदि WSM की बात करेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसका वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.14 टाइम्स ऑफ FCK होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो अब देखिए परमिसिबल शियर रेजिस्टेंस यदि निकालना चाहे, है ना, परमिसिबल शियर रेजिस्टेंस यदि निकालना चाहे, टू परमिसिबल टू वे, ये तो अप्लाई जो इधर हम निकाले हैं ये वाला टू वे शियर फोर्स, ये क्या है? अप्लाइड शियर फोर्स है। अगर रेजिस्टेंस शियर फोर्स निकालें, रेजिस्टेंस टू वे शियर फोर्स यदि निकालें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा पी इंटू रजिस्टिंग एरिया इंटू रजिस्टिंग एरिया। और रजिस्टिंग एरिया छोटू क्या होगा? रजिस्टिंग एरिया तो क्या होगा? पेरीमीटर इंटू डेप्थ वाला होगा, पेरीमीटर इंटू डेप्थ वाला होगा। यानी सिग्मा पी इंटू रजिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगा बताइए? रजिस्टिंग एरिया होगा आपका 4 टाइम्स इंटू पेरीमीटर निकालना है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस डी पेरीमीटर हो गया, इंटू डेप्थ ये क्या हो गया? रजिस्टिंग शियर फोर्स हो गया, रजिस्टिंग शियर फोर्स हो गया। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब है जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थ्योरी पार्ट है जो हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है, सो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका SBT में हर साल पूछता है, इसको ध्यान से देखिए। कहता है डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, अगर थ्योरी पार्ट आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ 4-5 इंटू 4-5 mm साइज। यानी कॉलम क्या है? स्क्वायर कॉलम है ना। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल SBC दिया हुआ है 190 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। लोड ऑन कॉलम दिया हुआ 850 किलोन्यूटन। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। हमें क्या करना है? फुटिंग का डिजाइन करना है, मतलब फुटिंग का साइज निकालना है, फुटिंग का साइज निकालना है और स्टील निकालना है। सबसे पहले डिजाइन में हम क्या करेंगे? बी निकालेंगे फुटिंग का, डी निकालेंगे फुटिंग का, और एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाना। दिया हुआ क्या है पहले ये बताइए। अगर गिवन डेटा की बात करें तो हमें साइज ऑफ द कॉलम दिया हुआ है, साइज ऑफ द कॉलम दिया हुआ है कितना? बी इंटू बी हम लोग मान के चले थे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 450 mm इंटू 450 mm। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? SBC दिया हुआ है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। SBC दिया हुआ है किसका? ऑफ सॉइल। SBC ऑफ सॉइल दिया हुआ है कितना? 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है आपका लोड ऑन कॉलम।
लोड ऑन कॉलम, इसको W मान लेते हैं, है ना। ये कितना है 850 किलो न्यूटन, है ना। M20 कंक्रीट है एंड Fe415 स्टील है, 5 स्टील है, इतना दिया हुआ। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप लिखाऊंगा एज इट इज आपको करना है, एज इट इज आपको करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग निकालेंगे, है ना। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग, कैलकुलेट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग, है ना। सो ए रिक्वायर्ड की यदि बात करते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग जो होता है वो हम लोग देखो क्या करेंगे, 10% बढ़ा के लेंगे। जो भी लोड अपॉन क्या करेंगे, लोड अपॉन एसबीसी निकालेंगे, एसबीसी ऑफ सॉइल, है लोड अपॉन, तो 10% बढ़ा के लेंगे। क्यों बढ़ा के लेंगे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो 1.1 इंटू W अपॉन एसबीसी ऑफ सॉइल, फार्मूला याद करते जाना, एसबीसी ऑफ सॉइल। ये 10% बढ़ा के क्यों लिए, देखिए 10% बढ़ा के इसलिए लिए कि सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग भी इसमें आएगा, है ना। सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग भी आएगा, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग आएगा, फुटिंग के ऊपर सॉइल होगा वो भी आएगा, है ना। लोड ऑन कॉलम आपका कितना है 850 किलो न्यूटन है ना। तो ये आपका कैपिटल W आपका वही है, कैपिटल W आपका वही है, लेकिन 1.1 से गुना क्यों कर रहे हैं, 10% बढ़ा के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग भी तो आएगा, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग भी आएगा, है ना। और फुटिंग के ऊपर यदि कोई सॉइल होगा तो भी आएगा, इसलिए 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। 1.1 इंटू W कितना है छोटू लोग, 850 है, 850 है ना, किलो न्यूटन। बहुत सिंपल है, खाली ध्यान से देखना है। एसबीसी ऑफ सॉइल कितना 190 दिया हुआ है, 119 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे छोटू लोग तो रिक्वायर्ड जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 4.92 मीटर स्क्वायर। मतलब फुटिंग का इतना एरिया तो चाहिए ही चाहिए, इतना एरिया तो चाहिए ही चाहिए। तो स्टेप 2 में साइज ऑफ द फुटिंग निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। साइज ऑफ द फुटिंग तो निकाल सकते हैं, साइज ऑफ द फुटिंग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं साइज ऑफ द फुटिंग क्या है, बी है, तो बी क्या हो जाएगा छोटू, अंडर रूट ए रिक्वायर्ड हो जाएगा, अंडर रूट ए रिक्वायर्ड हो जाएगा, यानी अंडर रूट 4.92 हो जाएगा, है ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 2.22, कितना आ रहा है, बी यहां से आ रहा है 2.22 मीटर, है ना। सो लेट अस जितना आएगा उसे थोड़ा सा बढ़ा के प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट अस प्रोवाइड साइज ऑफ फुटिंग इक्वल टू बी इक्वल टू 2.22 आया ना, तो 2.25 ले लेता हूं, 2.25 मीटर। ये इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जरूरत है हमें कितना 2.22 के, तो हम थोड़ा सा बढ़ा के प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, 2.22, ठीक है। सो अब नेट अपवर्ड प्रेशर निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्या होगा, स्टेप नंबर 3, नेट अपवर्ड प्रेशर। अपवर्ड प्रेशर को हम बोल रहे हैं W या P बोलें, W या P बोलें, ठीक है। W ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको हम P बोल रहे हैं। नेट अपवर्ड प्रेशर को मैं P बोल रहा हूँ, स्मॉल p। तो स्मॉल p कितना हो जाएगा बताइए, W अपॉन एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ, बट कौन सा एरिया, जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप, एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड, ठीक है। सो स्मॉल p छोटे लोग निकाल सकते हैं, p ए कितना है 850 है किलो न्यूटन, अपॉन एरिया ऑफ फुटिंग प्रोवाइडेड कितना हो जाएगा छोटे लोग, b इंटू बी, मतलब 2.25 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2.25
इंटू 2.25, इसको जब सोल्व करें तो आ रहा है 167.90 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आया नेट अपवर्ड प्रेशर, लेकिन हमें फैक्टर चाहिए, क्योंकि डिजाइन हमेशा फैक्टर के लिए करते हैं। जितना भी फार्मूला में ये जो WU लिए हैं, WU के जगह पे हम लोग PU ले लेंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर्ड है, वो हमारा क्या है फैक्टर्ड है, ठीक है, फैक्टर्ड है। सो फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर, फैक्टर्ड अपवर्ड प्रेशर, इसको मैं PU लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? PU लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ P। सो 1.5 इंटू 167.90, हाउ मच? I think you are getting 251.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी के लिए हमको डिजाइन करना है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, WU बोल दीजिए, और इसको हम लोग PU भी बोलते हैं, और PU भी बोलते हैं, ठीक है, PU भी बोलते हैं। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग तीन तरह से निकालते हैं, है ना, बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे, वन वे शियर के बेसिस पे, टू वे शियर के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, स्टेप 3 हो गया, एक कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप 4 हो गया है। अब स्टेप 5 देखिए, स्टेप 5, डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग on the basis of बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे डेप्थ ऑफ फुटिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो D बराबर, आपको छोटे लोग पता है, MU बराबर होता था अल्फा FCK BD स्क्वायर, कुछ याद है? BD स्क्वायर। यहाँ पे B की जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल B हो जाएगा, फुटिंग का बीथ लेंगे, फुटिंग का बीथ लेंगे, है ना। सो अल्फा बताए थे कि 0.138 होता है फॉर Fe415, और यही हमारा केस में है, यही हमारा केस में है। तो यहाँ से D कितना हो जाएगा छोटे लोग? अंडर रूट MU अपॉन अल्फा इंटू FCK इंटू B, है ना। तो D निकल जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि MU निकालने की जरूरत है, MU निकालने की जरूरत है ना। तो MU निकाल सकते हैं। नाउ MU क्या होता है बताइए? MU याद है? MU अभी हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे? याद कीजिए, WU/8 इंटू B। देखो मैं याद दिलाता हूं, ए रहा MU बराबर ए रहा WU/8 इंटू B माइनस B का होल स्क्वायर। इसी को हमको लिखना है वहां पे, है ना, इसी को हमको लिखना है। तो क्या हो जाएगा? B इंटू B माइनस B का होल स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। WU कितना है छोटू? 251.85 इंटू 2.25। B कितना है? 2.25 है, इंटू B माइनस B 2.25, और माइनस स्मॉल b कितना है? 0.45 हो जाएगा, 450 को बदलेंगे तो 45, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 8, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 229.498 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। जब मोमेंट निकल गया तो इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दीजिए, है ना।
तो क्या हो जाएगा डी बराबर, इसीलिए डी बराबर अंडर रूट एम यू अपॉन, एम यू का वैल्यू कितना है 229.498, बट ध्यान रहे हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन एमएम/स्क्वायर में, तो 10⁶ यहाँ पे होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10⁶ न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करना है हमको। तो क्या करते हैं 10⁶ से गुना करते हैं, याद है या भूल गए, 10⁶ से गुना करते हैं, है ना, डिवाइडेड बटा अल्फा कितना हो जाएगा 0.138 हो जाएगा, एफ सी के कितना है 20 है, इनटू बी कितना है, बी देखिए 2.25 मीटर में है तो हमको एमएम में बदलना पड़ेगा, तो 2.25 एमएम में बदलने के लिए क्या कीजिए 10⁻³ से गुना कर दीजिए। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से डी का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 192.24 एमएम, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे जो डी का वैल्यू आया वो 192.24 आया। अब क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ फुटिंग, नेक्स्ट स्टेप डेप्थ ऑफ फुटिंग on the basis of one way shear, अभी आपको कुछ उपाय बताएंगे, है ना, वन वे शेयर। तो वन वे शेयर के केस में जो व्यू होता था क्या होता था बताइए, अप्लाइड शेयर फोर्स, वन वे शेयर के केस में जो अप्लाइड शेयर फोर्स होता था, अप्लाइड शेयर फोर्स जो होता था व्यू, उसका वैल्यू कितना होता था, वो होता था WU इंटू बी माइनस B/2 और माइनस डी। ध्यान से देखिए, याद दिलाता हूँ, वन वे शेयर के केस में ए रहा WU इंटू बी माइनस B/2 माइनस डी, है ना। तो जो अभी पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं बस, है ना। तो यहाँ से जो व्यू आ जाएगा आपका, व्यू अप्लाइड शेयर फोर्स, WU कितना है 251 है, 251.85 है ना, इंटू बी कितना है छोड़ लो, बी है आपका 2.25 इंटू बी माइनस बी 2.25 माइनस 0.45/2 माइनस डी। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से व्यू आ रहा है, व्यू सोल्व करने के बाद आ रहा है 566 इंटू 0.9 माइनस डी, ठीक है। आल्सो ये तो अप्लाइड शेयर फोर्स था। रजिस्टिंग शेयर फोर्स कितना होगा, है ना, रजिस्टिंग शेयर फोर्स कितना होगा, शेयर फोर्स रजिस्टेड बाय सेक्शन, शेयर फोर्स रजिस्टेड बाय सेक्शन, है ना, शेयर फोर्स रजिस्टेड बाय सेक्शन क्या होगा, पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यहाँ रफ कर रहा हूँ, पढ़े थे टाउ भी बराबर व्यू बटा BD पढ़े थे, व्यू बटा BD पढ़े थे। तो व्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ भी इंटू BD हो जाएगा, इंटू BD हो जाएगा, है ना, टाउ भी इंटू BD हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम क्या निकाल रहे हैं, सेक्शन का निकाल रहे हैं, तो टाउ सी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ कंक्रीट कितना रजिस्ट कर रहा है ये हम निकाल रहे हैं, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, टाउ सी इंटू BD लिख सकते हैं, है ना। टाउ सी बराबर क्या होता है, व्यू बटा BD, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ सी हो जाएगा, है ना, टाउ सी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, टाउ सी इंटू BD। तो टाउ सी तो किस पे डिपेंड करता है, टाउ सी डिपेंड करता है आपका परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। सो
इधर रफ कर रहा हूँ मैं, लेट मान लेते हैं 0.2% एरिया है जो हम कंसीडर कर रहे हैं, 0.2% स्टील है जो कंसीडर कर रहे हैं। तो 0.2% स्टील यदि कंसीडर करेंगे और टेबल नंबर 19 में जाएंगे, टेबल नंबर किस में जाएंगे, 19 में जाएंगे, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा M20 है। तो यहाँ से टाउसी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.32, 0.32। तो यहाँ से निकाल लीजिए व्यू क्या हो जाएगा इस केस में, टाउसी इंटू BD। तो टाउसी कितना 0.32 टेबल नंबर 90 से, है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इंटू बी कितना है 2 पॉइंट, देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, हम इसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किलो न्यूटन पर, ये तो आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, इसको कन्वर्ट कर लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, किलो न्यूटन पर मीटर में यदि इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको 10⁶ से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे कर दीजिए गुना 10⁻³ से, है ना। इंटू बी कितना है 2.25 है, इंटू डी है। अब क्या करना है देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो आता है 720D, ये कितना आएगा 720D आएगा, है ना। अब देखिए काम की बात, ए वाला पार्ट अप्लाइड है और ए है जो रजिस्टिंग है, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। नाउ 5,566.66 इंटू 0.9 माइनस डी इज इक्वल टू 720D। जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो जो डी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.396 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 396 mm हो जाएगा, 396 mm हो गया। अब सुनिए, देखिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट में चेक कर लिए और वन वे बेंडिंग मोमेंट में 192 आया था और वन वे शियर में 396 आया, तो मैक्सिमम क्या है 396 है। टू वे में चेक नहीं करेंगे, टू वे में चेक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, है ना। और 99% ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा, वन वे शियर है जो क्या करता है, उसको डिसाइड करता है। डेप्थ को कौन डिसाइड करता है, वन वे शियर है जो डिसाइड करता है 90% ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम अब क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम क्या है 396 है। सो लेट अस प्रोवाइड, so let us provide d is equal to 400, थोड़ा बढ़ा के कर दीजिए, d is equal to 400 mm प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ निकाल सकते हैं, अगर ओवरऑल डेप्थ निकालें, ओवरऑल डेप्थ निकालें तो क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी क्या होगा, स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर, क्लियर कवर प्लस 5/2, 5/2, है ना। तो डी बराबर क्या होगा 400, क्लियर कवर कितना लेते हैं इसमें 50 लेते हैं, कितना लेते हैं 50 लेते हैं। फुटिंग केस में क्या लेते हैं 50 लेते हैं, अभी तो हम लोग पढ़े थे। फुटिंग केस में कितना लेते हैं 50 लेते हैं। अब प्लस 5, है ना, जनरली 12 mm 16 mm यही सब प्रोवाइड करते हैं, है ना। फुटिंग में 16 mm प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो 16/2 यहाँ से आएगा 458 mm, है ना। ओवरऑल हम प्रोवाइड कर रहे हैं 460 mm, ठीक है, 460 mm है ओवरऑल, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लास्ट स्टेप होगा एरिया ऑफ स्टील, जो भी 7th स्टेप होगा क्या निकालेंगे आप, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। तो छोटू लोग AST का जो फार्मूला होता है मास्टर फार्मूला वो आपको याद होगा, 0.5 टाइम्स ऑफ FCK अपॉन F/, इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 mu अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर, सॉरी B इंटू डी स्क्वायर, बट D यहाँ पे क्या होगा स्मॉल d होगा, B तो बीथ ऑफ द फुटिंग होगा,
है ना। तो बी इंटू डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, जब सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 एफ सी के 20 है इंटू एफ बाई कितना है 415 है इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू। एम यू कितना आया था, एम यू आया था, एम यू आपका आया था 229, 9.498 इंटू 10⁻6 कर देते हैं तो न्यूटन एम में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बटा एफ सी के बी डी स्क्वायर, तो 20 इंटू बी कितना 2.25, लेकिन ध्यान रहे मीटर में है, 1000 से गुना कर देंगे तो एम में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू डी स्क्वायर, डी कितना हुआ दोनों मैक्सिमम 400 है ना, कितना 400 का होल स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, सो 2.25 इंटू 1000 से गुना कर दिए एम में कन्वर्ट हो गया, इंटू डी स्क्वायर कितना 400। इसको जब सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील जो आ रहा है आपका, एरिया ऑफ स्टील जो आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 1652.88 mm स्क्वायर आपका, ये आपका क्या आ गया एस टी आ गया, ये आपका एस टी आ गया, ठीक है, ये आपका एस टी आ गया, ठीक है। जब एस टी आ गया तो हम स्पेसिंग निकाल सकते हैं, स्पेसिंग हम निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखिए स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, जब आपका दोनों स्पेसिंग, जब एस स्पेस है तो एस में कितना एक ही होगा, π/4 इंटू 16 स्क्वायर है ना, एक एस में यूनिट में कितना हो जाएगा, यूनिट में हो जाएगा π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, हम 16 में प्रोवाइड करते हैं, लेटेस्ट प्रोवाइड y इक्वल टू 16 mm है ना, 60 mm बार्स। तो जब स्पेसिंग जब एस है तो एरिया कितना π/4 इंटू 60 mm है ना, 60 mm। अगर नहीं समझ में आता तो देखिए एक रेनफोर्समेंट ए है, दूसरा रेनफोर्समेंट ए है ना, स्पेसिंग क्या होता है सेंटर टू सेंटर होता है ना, सेंटर टू सेंटर होता है, तो आधा इधर से आएगा आधा इधर से आएगा, दोनों मिलके एक बन जाएगा, तो एस में कितना है π/4 इंटू 16 स्क्वायर है ना, इसीलिए एक में कितना हो जाएगा π/4 इंटू 60 स्क्वायर अपॉन एस हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास टोटल विड्थ कितना था, बी था, टोटल विड्थ कितना था, बी था, तो बी में कितना हो जाएगा π/4 इंटू 16 स्क्वायर डिवाइडेड बटा एस है ना, डिवाइडेड बटा एस इंटू बी, यही किसके बराबर हो जाएगा छोटू लोग, इस बी में आप ए एस टी प्रोवाइड करें, इसी बी में तो आप क्या प्रोवाइड करते हैं ए एस टी प्रोवाइड करें, तो यहाँ से आपका यदि स्पेसिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, स्पेसिंग हो जाएगा π/4 इंटू 16 स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बटा ए एस टी है ना, ए एस टी। फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेसिंग बराबर π/4 इंटू डी स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू बी कितना है, बी आपका देखिए 2250 है, कितना है 2250, अगर एम में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि 2.25 मीटर था, एम में कितना होगा 2250 है ना, अब बटा ए एस टी कितना है 1600 समथिंग है, 1600 अभी तो निकाले हैं 1652.88, तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 273। और आपको पता है हम लोग क्या करते हैं स्पेसिंग को कम करके प्रोवाइड करते हैं है ना, इसीलिए क्या करेंगे लेट अस प्रोवाइड एस इक्वल टू 270 mm सेंटर टू सेंटर, और फाइनली आपका डायग्राम हो गया, देखिए 16 mm 270 cc बोथ वे दोनों तरफ प्रोवाइड करेंगे, ये आपका बी हो गया फुटिंग का, ये भी आपका बी हो गया किसका फुटिंग का, और ये आपका फाइनली हो गया आपका सेक्शनल व्यू, ये आ गया सेक्शनल व्यू हो गया, ये ओवरऑल डेप्थ हो गया आपका कैपिटल डी है ना, और ये आपका कॉलम का विड्थ हो गया 450। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं है जो आरसीसी का कोर्स को है जो पूरी तरह से क्लोज कर रहा हूँ, है ना। बहुत लोग मतलब फुटिंग के लिए जो बार बार मुझे बोल रहे थे, तो फुटिंग भी यहाँ पे है जो कंप्लीट होता है। आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव काफ़ी कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे आशा ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोग आरसीसी के पेपर, इवन एक पूरा न्यूमेरिकल आता है फिर भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे, है ना। मुझे पूरा यकीन है, आप लोग पे विश्वास है कि इस पेपर में आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और नीस एजुकेशन से आप हमेशा कनेक्टेड रहिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप डाउट है जो आपको टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।